तो वो एक ट्रेन थी जो मेरे घर के काफ़ी पास से जाती है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे एंड वेलकम टू माय चैनल शुभ्राज व्लॉग। सो आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इकोनॉमिकली बजट के अंदर इंडिया से बल्गेरिया कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अभी अभी हम कुछ दिनों पहले बल्गेरिया गए थे, लेकिन वो डेनमार्क से था। तो बीच बीच में मैं आपको वो भी बताती रहूँगी कि डेनमार्क से हम कैसे बल्गेरिया गए थे और कितना ही ये इकोनॉमिक और बजट ट्रिप था। स्टार्ट करने से पहले हमको डिसाइड करना होता है कि हमको हमारा बजट कितना है। तो आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका बजट कितना है। सेकेंडली, आप ये भी डिसाइड कीजिए कि आप यूरोप में कौन सा पार्ट घूमना चाहते हैं, सेंट्रल, वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट। बल्गेरिया जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। बट मैं ये जानती हूँ कि आप अगर इंडिया से यूरोप आ रहे तो आप सिर्फ तो बल्गेरिया नहीं घूमेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बल्गेरिया के आजू बाजू जो कंट्रीज़ है, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ एक बार में कवर कर सकें। मैं बीच बीच में आपको कुछ टिप्स भी देते रहूँगी जिसके लिए आपको यूज़फुल हो जाए कि आप पूरा ट्रिप कैसे प्लान करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई कि आप कौन से एरिया में जाना चाहते हैं यूरोप के, और आपका बजट डिसाइडेड होना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बजट भी रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका वीज़ा प्रोसीजर क्या होता है। तो आपको यूरोप के कोई भी कंट्री में अगर आपको जाना है जो कि शेंगन का पार्ट है, तो आपको उसके लिए लगता है एक शेंगन वीज़ा। और बल्गेरिया लास्ट ईयर 2024 मार्च में शेंगन का पार्ट बन गया है। तो अभी ये बूम हो रहा है धीरे धीरे और ये टूरिस्ट प्लेस बन रहा है स्लोली स्लोली। और आई वुड से कि जब भी हम यूरोप का कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं तो ऐसा होता है कि जनरली हम जो थोड़ी ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेसेस होती है, जैसे कि हो गया स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, पेरिस, हम ऐसी जगह पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन भेजते हैं। और कई बार हाई डिमांड की वजह से हमारे एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप ऐसी कोई कंट्री में अपना पोर्ट ऑफ एंट्री रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया बल्गेरिया, जो कि अभी अभी शेंगन का पार्ट हुआ है और ये धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। तो ऐसी जगहों में आपका वीज़ा एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी होगा इन कंपेयर टू द फेमस कंट्रीज़। तो वीज़ा का प्रोसीजर ऐसा होता है, और मे बी उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीज़ा का, जिसका नाम है शेंगन वीज़ा। और अगर आपको ये शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो आप इससे 21 कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन रीजन में घूम सकते हैं। सो कुड बी सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कोई भी पार्ट। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, पोर्ट ऑफ एंट्री क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये भी बोलूँगी कि इस वीज़ा के साथ आप 90 डेज़ आप रह सकते हैं। आपके पास जैसे कि इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन सिटीज़नशिप का पासपोर्ट है, तो आप इसके साथ 90 डेज़ के अंदर ये पूरा ट्रैवल कवर कर सकते हैं, अप टू 90 डेज़। सो आप मे बी 10 दिन से लेके 90 डेज़ तक, जैसा भी आपको चाहे, आप ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब हम ये वीज़ा कैसे प्रोसेस करें। ये शेंगन वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आप चले जाइए VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे, और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स दिए गए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे EU कंट्रीज़ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए सेम प्रोसीजर होता है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी जिसमें रहनी चाहिए, कि आपका ऐसा नहीं कि आज आपका कल पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और आज आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इनफ फ़ंड होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि, और ये मे बी फ्लेक्सिबल भी हो सकता है आप जब भी अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स और ऐसी सारी चीज़ों का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे VFS ग्लोबल में मिल जाएगा।
और मैं एक और टिप देना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और या हम सोचते हैं कि वो क्या मतलब वे हो सकता है जिससे कि हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। तो जनरली यहाँ पे जब एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना, तो जो उसको स्क्रूटनी करते हैं जो ऑफिसर्स, वो बेसिकली ये देखते हैं कि आप यहाँ आके रह ना जाए, आप वापस चले जाए। तो आई वुड से कि हम जो डिस्क्रिप्शन रहता है कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से इत्मीनान में बैठ के अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं इंडिया में भी काफ़ी जगह घूम चुका हूँ या चुकी हूँ। उसके बाद मुझे अब इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, मुझे यूरोप के सारी कंट्रीज़ का कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का खाना, ये सब एंजॉय करना है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ। वापस आके मैं वापस अपना जो भी ऑफिस है या बाकी का काम है वो सारे करने वाला हूँ। तो ये मैं अपनी या फिर अपनी फैमिली के लिए, अगर आप सोलो भी है तो भी आप बोल सकते हैं कि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और मुझे घूमना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, एडवेंचर पसंद है। तो इस तरीके से आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो उनको तब समझ में आएगा कि नहीं, ये बंदा सिर्फ घूमने के लिए आ रहा है और ये वापस चला जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ये हम सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं कि हम घूमने के लिए आ रहे हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत एप्लीकेशंस आते हैं। तो उसमें से अगर आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे वो ऑफिसर के साथ कि भाई मैं क्यों आ रही हूँ या क्यों आ रहा हूँ, तो ये बहुत ईजी होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपकी डिपेंडेंसीज़ क्या है, कि इंडिया में आपके पेरेंट्स है या आपके घर में वाइफ है या बच्चे हैं या आपका ऑफिस है, वो सारा तमाम आप डिटेल्स दे दीजिए, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि आप किस तरीके से इंडिया से कनेक्टेड है और आप कितने सालों से इंडिया में रह रहे हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा टिप कि जिससे कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए और रिजेक्ट ना हो। मैं अपना एक छोटा सा बुक लेके आ गई हूँ जिसमें मैंने सारी चेकलिस्ट बनाई है, जो कि मुझे एक्चुअली ये था कि मैं कुछ भी चीज़ें ना छोड़ूं जो मुझे कवर करना होगा आपके लिए और आपको भी हेल्पफुल हो। तो बेसिकली मैं जो ये देख रही हूँ, जो मैंने आपको VFS ग्लोबल के बारे में बताया, जहाँ से आप जाके अपना वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ीस होता है कुछ 7,600, और VFS का फ़ीस होता है 2070। तो 7,600 जो होता है कि वो वीज़ा फ़ीस होता है, और 2070 जो होता है वो VFS का फ़ीस होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसके साथ 90 डेज़ रह सकते हैं, और जो आपकी जो चेकलिस्ट होती है उसमें आपको पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ, और आपको डेफिनेटली ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होता है जो कि 30,000 यूरो पर पर्सन का होना चाहिए। इसके साथ आपको देना पड़ेगा एक कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटिनरी, राउंड ट्रिप जो कि होता है आपका फ़्लाइट्स। आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको फ़्लाइट्स बुक करनी पड़ेंगी रिटर्न टिकट्स के साथ, जिससे कि ये कंफर्मेशन हो जाए कि आप घूम के वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट वीज़ा है और ये रेसिडेंस वीज़ा नहीं है। तो यहाँ भी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप जो टिकट लेंगे ट्राई कीजिए कि वो एक कैंसिलेबल टिकट हो। कैंसिलेबल टिकट होने से क्या होता है कि बाई चांस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है इस बार के लिए, जो कि आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका हो भी जाता है तो एटलीस्ट आप जो टिकट्स हैं वो कैंसिल करवा पाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा, बट एटलीस्ट आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा सेव भी हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बल्गेरियन एम्बेसी, अगर आपका पोर्ट ऑफ एंट्री बल्गेरिया है, जो कि जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, अगर वो आपका पोर्ट ऑफ एंट्री है तो इसको बल्गेरियन एम्बेसी को मिनिमम 15 to 60 डेज़ लगता है ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। तो जैसा कि मैंने कहा, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको टिकट काटना है और इनको दिखाना है, वो ऐड करना है आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन में। तो आप ट्राई कीजिए कि आप मिनिमम आप 3 महीने या 6 महीने की या 4 महीने के बाद की टिकट लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गई पूरे वीज़ा प्रोसेस की बात। और जैसा मैंने कहा कि आप VFS के साइट पे जाके ये पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और चेकलिस्ट भी पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे बहुत अपडेट्स आते हैं, तो वो अपडेट्स के हिसाब से आपको अपना पूरा वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा।
अब सेकंड पॉइंट जो है वो आ जाती है टिकट्स की बुकिंग। तो टिकट्स की बुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं booking.com, स्काई स्कैनर और वेगो। ये 3 जो है, या फिर और बाकी जो भी अगर आपके पास है वहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप या तो हमारा कोई हॉलिडे का डेट फिक्स होता है तो आप वो डेट्स डाल के आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, या फिर आप ये डालिए कि ये वाले टाइम पे कौन सा सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट है। जैसे कि आपने डाल दिया कि एनी टाइम बल्गेरिया में मुझे जाना है एनी टाइम ऑफ द ईयर, तो वो आपको सर्च करके बता देगा कि पूरे ईयर में कौन सा टाइम है जिसमें सबसे चीपेस्ट टिकट मिल सकता है। सो ये एक टिप है जिससे कि आप अपना आइटनरी भी प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टिकट बुकिंग। तो अब तक हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए बहुत सारे टिप्स के साथ। एक हो गया कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, टिकट्स कैसे बुक करेंगे। अब थर्ड आ जाता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है करेंसी। तो करेंसी के लिए आप कुछ कार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें मैं जो बोलते जा रही हूँ आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए आप कुछ जो कार्ड्स है, जैसे कि एक हो गया वाइज कार्ड, एक हो गया रिवोल्यूट कार्ड। तो ये दोनों कार्ड्स जो होते हैं ये डिजिटल होते हैं, जो आप अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं डिजिटली, और आपके पास फिज़िकल कार्ड लेने का भी ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं आईसीआईसीआई से, और आप फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इन कार्ड्स को आपको लेना है, और इसमें आपने जितने भी पैसे आपको ये ट्रिप में खर्च करने हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं। आई वुड से कि आप थोड़े उसमें डालिए, और थोड़ा आप अपने जो आपका जो प्राइमरी कार्ड है या और कोई कार्ड है उसमें भी रखिए, जिससे कि सारा आपका एक कार्ड में ना हो। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ कार्ड्स नहीं भी चलते हैं फॉर सम रीज़न, तो इसके लिए आपके पास ऑल्टरनेट कार्ड होना चाहिए। तो आप ट्राई कीजिए कि आप 2-3 कार्ड्स लेके जा पाए, जिससे कि आपको यूज़फुल हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम जब बस या ट्रान या ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कार्ड टैप करके भी बस के अंदर से टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन वो टाइम पे आपको एक कार्ड पर पर्सन ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप 2 या 3 जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं पर पर्सन कार्ड लेके जाइए, जिससे कि वैसे सब सिचुएशंस आप इजीली हैंडल कर सकें। तो अब मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा कैश भी विथड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि बल्गेरिया में अभी भी डिजिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो अभी भी करेंसी लेते हैं। तो आप फॉरेन एक्सचेंज से कुछ करेंसीज़ अपने पॉकेट में रख लीजिए, और कुछ करेंसी आप सीधा जाके बल्गेरिया के एयरपोर्ट में भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बल्गेरिया में जाएँगे, वहाँ का जो बैगेज क्लेम का एरिया है, वहाँ पे आपको एटीएम्स मिल जाएंगे। तो ये जो आपने कार्ड्स लिया है, उस कार्ड्स में से आप कोई भी कार्ड में से अपना जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में चले जाते हैं, जो होती है क्लोथिंग। और क्लोथिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं। तो जैसा कि हम अभी गए थे फ़रवरी में, तभी भी ठंड थी, और वहाँ का टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा था, -3-4 जा रहा था, और स्नो भी पड़ रही थी। तो इसीलिए क्लोथिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो वो तो बिल्कुल डार्क मंथ होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका पास प्रॉपर विंटर गियर है, और अगर आपके पास प्रॉपर क्लोथ्स है, तो बिलीव मी आपका ये जर्नी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्लोथिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थर्मल्स पहनिए, और उसके बाद आप एक और लेयर का जो भी है, आप एक पतली सी एक टी शर्ट पहन लीजिए, उसके बाद आप स्वेटर पहन लीजिए, उसके बाद आप अपने जैकेट पहन लीजिए। तो ये सारे जो लेयरिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लेयरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको किसके बाद क्या पहनना है। लेकिन अगर आप दिसंबर या नवंबर में जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 या 4 लेयरिंग चाहिए, क्योंकि ठंड होती है। और जो जैकेट भी होगा आपका, आप ट्राई कीजिए कि आप स्नो प्रूफ और विंटर प्रूफ ये जैकेट्स लें, जिससे कि अगर आप स्नोई माउंटेन्स में जाते हैं या स्नो हो रहा है तो आपका जैकेट ना भीगे।
और मैं ये कहूँगी कि आप ट्राई कीजिए कि आप 2 जैकेट्स मिनिमम लेके जाएँगे, और अंदर के कपड़े उतने ना भी लेके जाएँ तो भी ठीक है, क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें तो अंदर ही रह जाती है, तो इसीलिए आपका वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अच्छे ग्लव्स हो, और ग्लव्स भी आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी चीज़ें घूम जाती हैं, और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं। और आपका कैप होना चाहिए, विंटर कैप, अच्छी सी मफलर आपके पास होनी चाहिए जो आपके नेक को सपोर्ट करे। आपके जो सॉक्स होते हैं वो भी विंटर के सॉक्स होने चाहिए, जो कि वुलन हो या फिर और कोई मटेरियल का हो। और इसके बाद आपके पास अच्छे शूज़ होने चाहिए जो कि स्नो शूज़ हो, और अगर आप ठंड में जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबली जा सकते हैं विंटर में भी। अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपने एक जैकेट भी रख लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्रीक है तो प्लीज़ एक जैकेट हमेशा रखिए और एक कैप भी रखिए, क्योंकि कई बार विंड बहुत होता है जिससे कि हम फिर ईज़िली घूम नहीं पाएंगे अगर हमेशा ठंडी रहे। तो क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी मंथ में जा रहे हैं तो क्लोथिंग इम्पॉर्टेंट है। समर्स में हाँ थोड़ा सा कम हो जाता है ठंड, बट बाकी की सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना शुरू कर रहे हैं जर्नी से अक्टूबर से लेके आप अगर मई महीने तक के या अप्रैल मई महीने तक के आप अगर जा रहे हैं फ्रॉम अक्टूबर टू मई, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सारे विंटर गियर्स रख लीजिए अच्छे से। और मैं बोलूँगी कि हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर रखेंगे। अगर आप अपने होटल से नॉट ओनली पूरे ट्रैवल के लिए, मैं बोलूँगी कि अगर आप अपने होटल से कहीं घूमने भी जा रहे हैं वहाँ पे और आजू बाजू में, तो भी अपने बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर रख लीजिए, क्योंकि कोई भी जैसे कैप हो गया या ग्लव्स हो गए, ये छोटी वाली जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा रख लीजिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेडिसिन्स। अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन्स ले रहे हैं कोई भी डिज़ीज़ का, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर वो सारी मेडिसिन्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर आपको प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेंगे। तो आप बिल्कुल सारे मेडिसिन्स रख लीजिए। अगर आपका जो आपका प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, आप ट्राई कीजिए कि आप उसको एक प्रेस्क्रिप्शन के साथ लेके जाएं। वैसे आज तक के मैंने जो भी मेडिसिन्स लाया है, मुझे कभी भी किसी ने प्रेस्क्रिप्शंस के लिए पूछा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो ज़्यादा वाला मेडिसिन है वो मैं अपने चेक इन बैगेज में रख लेती हूँ, और जो मुझे ऑन द वे लगने वाला है वो मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ। और टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, या कोई भी ऐसा और कोई भी डिज़ीज़ है, तो आप वो उसका प्रेस्क्रिप्शन अपने बैग में रख लीजिए, उसकी कॉपीज़ बना लीजिए और उसको सूटकेस में भी ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आप सेफ़ली और फ्रीली ट्रैवल कर सकें। ये सारे मेडिसिन्स के बावजूद भी आपकी जो कुछ रेगुलर मेडिसिन्स हो गए हैं, जैसे कि आपका क्रोसिन हो गया, कफ एंड सिरप का हो गया, थोड़े एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सारे भी आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ये वाली जो मेडिसिन्स होती हैं, हाँ हो सकता है कि आपको क्रोसिन मिल जाएगा ओवर द काउंटर, लेकिन आपको जैसे कि कफ सिरप हो गया या एंटीबायोटिक्स हो गए, ये कुछ भी आपको कहीं पे भी ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा। आपको हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपने मेडिसिन ज़रूर पैक कर लीजिए। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है सिम कार्ड। आप या तो आप अपन हमारा जो एयरपोर्ट है, आपका जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में, वहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन सिटी का सिम कार्ड ले लीजिए, या फिर आप वो वाले सिटी में या वो वाले कंट्री में पहुँच के आप एक सिम कार्ड तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर जगह गूगल यूज़ करेंगे। और जो कि यूरोप के हर कंट्री में, चाहे वो बुल्गारिया हो या कोई भी कंट्री हो, यहाँ पे हर कंट्री का अपना एक लैंग्वेज है। तो आप कुछ भी ख़रीदने भी जा रहे हैं, या आपको कुछ ट्रेन का या फ़्लाइट का कुछ भी आपको देखना है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। वो आपको हर पल 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 आपको बहुत हेल्प करेगा आपको जानने में और समझने में, क्योंकि लैंग्वेज अगर हम नहीं जानते हैं तो हमको किसी से बात करने में भी कोई
वहाँ का लोकल है वो भी समझता नहीं है इंग्लिश। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सिम कार्ड लीजिए जिसमें कि हमेशा आपके पास डेटा रहेगा और आप गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर यूज़ करते रहिए। इसके साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़े से पैक्ड फूड भी ले लीजिए अपने चॉइस के, बट हाँ रिमेंबर कि ये सारे जो खाना होना चाहिए ये पैक्ड होना चाहिए, ये सील्ड होना चाहिए। आप लूज़ खाना मत लेके जाइए और बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर लिक्विड ही मत लेके जाइए, नहीं तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि हम जब भी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं हमारा टेस्ट बड उस कंट्री के हिसाब से एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो डेफिनेटली हम क्रेव करते हैं कि हम अपनी ही कंट्री का कुछ खाएं। वैसे अगर आप बल्गेरिया जा रहे हैं तो वहाँ पे मैंने एक डिश खाया था जो कि चिकन एंड राइस है। वैसे तो वो बहुत ब्लैंड है, तो आप कुछ अगर आपके पास कुछ भी वहाँ पे मसाला आपको मिलता है पेपर वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। मगर अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो ब्लैंड फूड बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो बल्गेरिया में आपको वैसे KFC मिल जाएगा, मैकडी मिल जाएगा। ये जो 2 शॉप्स है यहाँ से भी आपका गुजारा हो सकता है। और बल्गेरियन कुछ फूड होते हैं जो कि ऑयली होते हैं बट खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, तो वो भी आप आराम से खा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बुकिंग की कि हमको कहाँ रहना है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अपार्टमेंट्स एयरबीएनबी के, या आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं। और ये सब बुक करने के लिए भी आप booking.com या वेगो या स्काई स्कैनर या और कोई भी आपके पास अगर वेबसाइट है आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। ज़रूर एडवांस में बुक कीजिए जिससे कि आपको इसकी अच्छी प्राइस मिले। और अगर आप एयरबीएनबी बुक करते हैं तो मैं बोलूँगी कि आपको पूरा अपार्टमेंट मिल जाएगा और वहाँ पे आपको किचन भी मिलेगा जिससे कि आप अपने हिसाब से कुछ भी खाना बना के खा सकते हैं। तो आपको बेसिक जो वेसल्स होता है, यूटेंसिल्स होता है, वो सारी आपको मिल जाएंगी। और जो कि हम बहुत सारे कपड़े कैरी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है, तो उसके लिए वॉशिंग मशीन, ड्रायर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इसलिए अपार्टमेंट भी बुक कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े एक ट्रिप में आ रहे हैं। और अगर आप होटल में आ रहे हैं तो होटल में तो वो सारी चीज़ें होती है, मिनिमम चीज़ें होती है। हाँ वो अपार्टमेंट नहीं होता है बट हाँ जैसे कि ब्रेकफास्ट वगैरह आपको वो मिल जाएगा जो कि शायद से आपको एयरबीएनबी में नहीं मिलेगा। बट मैंने देखा है कि कई अपार्टमेंट स्टाइल होटल भी होते हैं कि आपको अपार्टमेंट का अपार्टमेंट भी मिल गया। और मुझे याद है क्योंकि हम बुदापेस्ट में गए थे तो हमने एक ऐसा ही बुक किया था जो कि अपार्टमेंट था, लेकिन उसके साथ मतलब जो मेन रिसेप्शन था वहाँ पे आपका सुबह का ब्रेकफास्ट भी था, प्लस आपके अपार्टमेंट में भी आपको सारी चीज़ें दी गई थी कि आप खाना भी बना सकें। तो चलिए एक बार फाइनली सारा चेकलिस्ट बना लेते हैं हम। तो हमने चेक किया कि हमने शेंगज़न वीज़ा लेना है और शेंगज़न वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम VFS के साइट पे जाके सारा डिटेल्स में देख लेंगे कि हमको क्या चाहिए और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूरोप की 21 कंट्रीज़ घूम सकते हैं। और जो कि मैंने कहा ये वाला जो एपिसोड है वो स्पेशली बल्गेरिया है, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री होगी बल्गेरिया। और इस वीज़ा के साथ आप 90 डेज़ रह सकते हैं। तो जो कि आप बल्गेरिया में आएंगे तो नॉट ओनली बल्गेरिया, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप साइड की सारी कंट्रीज़ भी घूम लें। और बल्गेरिया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि हमको फ़्लाइट्स की भी बुकिंग करनी है और वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमको टू एंड फ्रो फ़्लाइट्स की बुकिंग करनी है। और ये फ़्लाइट की बुकिंग अगर आप चाहे तो कैंसिलेबल टिकट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बाय एनी चांस 1% भी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए जो कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं, आपके पैसे बच जाएंगे। हमने होटल बुकिंग भी एडवांस में करनी है जो कि हम booking.com, स्काई स्कैनर या वेगो या कोई और भी जाके वेबसाइट में हम कर सकते हैं और एडवांस में कर सकते हैं। हमने देखा है कि हमको करेंसी चाहिए और करेंसी में हमने देखा कि हमने वाइस या रिवोल्यूट या ICICI या और कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का कार्ड हम यूज़ कर के अपना करेंसी हम ले सकते हैं। और आप बल्गेरिया में जा रहे हैं तो प्लीज़ आप कैश भी विड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट में उतरेंगे आपको बैगेज क्लेम एरिया में आपको ये कैश मिल जाएगा, तो आप वो कैश ले सकते हैं। हमको कहाँ पे रहना है, तो रहने के लिए भी हम booking.com, वाइज, स्काई स्कैनर, ये सारी वेबसाइट से हम अपना रहने का भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब एयरपोर्ट से होटल जाएंगे तो उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है टैक्सी मी।
तो ये भी उबर के जैसे ही है, आप अपना लोकेशन डाल देंगे, आपको पिक करने आ जाएगा, वो जो भी पिकअप पॉइंट होगा बता देगा और आप वहाँ से जा सकते हैं। टैक्सी मी ऐप के अलावा भी एयरपोर्ट में एक येलो टैक्सी का काउंटर रहता है, जैसा कि मैंने देखा है कि बेंगलोर या पुणे या बाकी सारे सिटीज़ में रहते हैं प्रीपेड टैक्सीज़, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लोथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ बी अवेयर कि अगर आप ठंड के मौसम में जा रहे हैं जो कि अक्टूबर से लेके आपका, और मैं बोलूँगी सितंबर से लेके आपका मई महीने तक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप 4 लेयर का क्लोथ्स लेके जाइए और हैट और ग्लव्स, ऐसे सब चीज़ों की आप 2-2 पेयर ज़रूर लेके जाइए। खाना आप थोड़ा सा अपने हिसाब से पैक लेके जाइए, बाकी आप अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो बना सकते हैं या होटल में खा सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो। और इसके अलावा आपने अपनी मेडिसिन्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, मेडिसिन्स रख लेने हैं, उसके सारे प्रिस्क्रिप्शंस भी रख लेने हैं। तो ये सारा हो गया चेकलिस्ट जो मैंने सारा डाल दिया है। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल मत हेजिटेट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप चाहते कि मैं आपका ट्रैवल आइटिनरी प्रिपेयर करूँ तो मैं वो भी आपको हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए और भूलिएगा नहीं इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं भूल जाती हूँ हमेशा बोलने का, लेकिन आप मत भूलिए, जिससे कि मैं ऐसे और कंटेंट्स आपको लेके आ सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू, बाय बाय।